नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। और सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि काले धन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला किया, अगर पूरी दुनिया में इस फैसले की तारीफ हो रही है तो क्या वजह है कि अपने ही देश में विपक्ष को सरकार के इस फैसले से ऐतराज है। आज कांग्रेस ने संसद में सवाल उठाया कि सरकार ने क्यों नहीं बताया कि वो फला तारीख से 1000 और 500 के नोट बंद करने जा रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वाजिब है कि काले धन वालों पर एक्शन लेने के पहले इस बात की मुनादी कर दी जाए कि एक्शन लिया जाएगा और इतनी तारीख से इतने बजे से लिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने आज ऐलान किया कि आम आदमी को परेशानी हो रही है, इसलिए जहां तक संभव होगा वो आवाज उठाएं। हम पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी दल पब्लिक की जिस परेशानी का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो असल में उनकी खुद की राजनीतिक परेशानी है, खुद के वोट की दुकान बंद होने का डर है। कांग्रेस ने आज यह भी मुद्दा उठाया कि स्विस बैंक में किसका पैसा है, सरकार उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं करती। हम भी ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार स्विस बैंक के खातेदारों के नाम सार्वजनिक करेगी। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि अगर यह काम इतना जरूरी था तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए अब तक इंतजार क्यों कर रही थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में यह काम खुद क्यों नहीं कर डाला। हमारे दर्शकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया की 3 बड़ी संस्थाओं ने भारत में हुई इस नोटबंदी पर क्या कहा। कई देशों को आर्थिक सलाह और लोन देने वाली संस्था IMF, दुनिया की जानी मानी वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का यह साहसिक कदम है और इससे काले धन पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो अपने देश में उठे सवालों का सच क्या है? क्या ब्लैक मनी पर ब्लैकमेलिंग हो रही है? आज यही बहस ताल ठोक के। मंगलवार 8 नवंबर के दिन हम एक सभ्य देश हैं, रूल बेस्ड, रूल गवर्न कंट्री है, संवैधानिक प्रजातंत्र भी हैं। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फला तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। चीजें छिपाना पड़ा, सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल। जिस तरह से विपक्ष गोपनीयता पर सवाल उठा रहा है, क्या ढोल बजाकर सरकार को लेना चाहिए था काले धन वालों पर एक्शन? व्यवस्था या जो कदम उठाया वो ठीक था। हालांकि इस पर भी अभी बहस हो रही है कि क्या दरअसल इससे कोई ब्लैक मनी पर कोई खास असर पड़ेगा भी कि नहीं। जनता की जो परेशानी है, ATM और बैंक के सामने जो हजारों लोग लगे हुए लाइन में, और मोदी जी इनको बोलते ये कालाधन के मालिक है, और जो बाकी कालाधन के मालिक है उनको लेकर देश विदेश में सैर करते हैं। दूसरा सवाल, विपक्षी दल जनता की जिस टेंशन की बात कर रहे हैं वो कहीं सियासत का स्वार्थ तो नहीं? आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसका पैसा है, कौन कौन उस सूची में है? नाम बताएं देश को। आज प्रधानमंत्री, हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। तीसरा सवाल, क्या स्विस बैंक के खातेदारों का नाम बताएगी सरकार? स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सारे काम ठप करके इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। सरकार इसका संतोषजनक जवाब नहीं देगी तो हमारी पार्टी इस मुद्दे पर JPC से इसकी जो है जांच कराने की भी डिमांड करेगी। हम लोग ब्लैक मनी को मदद देने के लिए नहीं, लेकिन आज ये सरकार क्या किया, उसका कोई प्लानिंग नहीं बता के वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। चौथा सवाल, क्या ब्लैक मनी पर विपक्ष ब्लैकमेलिंग कर रहा है? देश हित में जब सब दल साथ मिलकर के चलते हैं तो फैसले भी अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं, परिणाम भी अच्छा मिलता है। लोगों को कुछ परेशानी है लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, जब दुनिया में नोटबंदी पर भारत का डंका बज रहा है तब यहाँ विपक्ष को शंका क्यों है?
तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्रीकांत शर्मा आज हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मीडिया में बीजेपी और सरकार का पक्ष रखते हैं। स्वागत है श्रीकांत शर्मा आपका। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पंजाब कांग्रेस लीगल सेल के वो को चेयरमैन भी हैं। स्वागत है जयवीर शेरगिल आपका। निखिल मंडल हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो भी वकील हैं पेशे से, पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, बिहार के पूर्व सीएम बीपी मंडल के पौत्र। स्वागत है निखिल मंडल आपका भी आज ताल ठोक के में। डॉक्टर वाइल अवध हमारे साथ हैं, वो सीरिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत में पत्रकारिता करते हैं, पिछले 27 साल से पश्चिमी एशिया के मुद्दों पर वो पत्रकारिता कर रहे हैं। आज हम उनसे ये जानेंगे कि दुनिया भर का मीडिया भी क्या भारत की नोटबंदी पर वैसे ही रिपोर्ट कर रहा है जैसे भारत का टीवी और अखबार कर रहा है। और मुकेश जैन हमारे साथ हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, एसबीआई की एकेडमी में फैकल्टी हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके विशेषज्ञ। इन सबसे हम बहस को शुरू करें उसके पहले आज हम आपको एक छोटी सी कविता का हिस्सा सुनवाना चाहते हैं। काले धन पर यह कविता है हरिओम पवार की। जरा इस कविता को सुनिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छुपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को भूखे पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। खनन माफिया काले धन के बल पर बैठे बैठे हैं, स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई। जी, तो ये कविता 4 साल पुरानी है करीब, हरिओम पवार की, लेकिन 4 साल पहले भी देश का मूड वो था काले धन को लेके जो आज है। और आज खासतौर पे जब काले धन के खिलाफ सरकार कह रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, विपक्ष कह रहा है कि जनता पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, काले धन वालों पर नहीं किया। जयवीर शेरगिल साहब, आनंद शर्मा ने संसद में आज जो बात कही, उन्होंने कहा पहले तारीख तो बता देते, टाइम तो बता देते कि इस तारीख के बाद से 500,000 के नोट नहीं मिलेंगे। सर, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक भालू के शिकार की तरह तो नहीं है कि आप ढोल लेके जाएंगे बजाते हुए और सबको बताते चलेंगे कि हम करने आए हैं, और उनको आगाह कर देंगे जिनको पकड़ना है या जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। रोहित जी, आपने अपना शो एक कविता सुनाकर शुरू किया, पर जिस प्रकार ये बिन सोची और ना समझी चाल चली गई और जिस तरह जनता पीड़ित हो रही है, उस पर भी किसी ने बहुत खूब लिखा है। वो भी सुना देता हूं। सुनाइए ना। कि देश ने मांगी उजाले की फकत की एक किरण, देश ने मांगी उजाले की फकत की एक किरण, निजाम ने आदेश दिया चलो आग ही लगा दी जाए। तो ये जो निर्णय लिया गया है, जिसे अब सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ले रहे हैं कि ढोल नहीं बजाना चाहिए था, पहले तो बात ढोल बजाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों को भी ढोल बजा बजा के बताया, उन्होंने नोट बदले भी। 1 घंटा घोषणा से पहले बड़े बड़े बैंकों में बीजेपी बंगाल यूनिट ने डिपॉजिट भी किए। लीगल सेल के इनके मेंबर हैं संजीव कंबोज, 6 नवंबर को ट्विटर पे पूरी दुनिया को बता रहे थे कि 2000 का नोट भैया आ रहा है, और उसकी फोटो भी लगा दी। तो ढोल भी बजा, घोषणा भी हुई उन लोगों को जो इनके मित्र हैं और जिनकी ये सहायता करना चाहते हैं। तो आप मानते हैं वित्त मंत्री इनके मित्र नहीं है? प्रणब मुखर्जी ने माफ कीजिए, अरुण जेटली इनके मित्र नहीं है, आप ये मानते हैं? क्योंकि कल राहुल गांधी ने भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी के सब लोगों को पता था, अपना अपना पैसा सेट कर लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इनके वित्त मंत्री को भनक तक नहीं थी कि ये काम करने वाले हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ये पूरी सब बीजेपी को पता था कुछ ना कुछ हो रहा है, पर किस टाइम किस प्रकार ये घोषणा होगी ये शायद वित्त मंत्री को नहीं पता। पर अब मैं इसका कारण आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक बार बार कह रहे हैं, और ये गणित पे, मैं ताने बाने से परे हटके गणित पे साबित करता हूं ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। सबसे पहले आयकर विभाग, इनकम टैक्स ने एक आंकड़ा बाहर लेके आए कि 7,700 करोड़ अनडिक्लेयर्ड जो इनकम है वो लोगों ने डिस्क्लोज की है। उसमें से कैश कंपोनेंट केवल 5% है, जो 408 करोड़ पे आंकड़ा आता है। तो आपने 16 लाख करोड़ की करेंसी 408 करोड़ के लगभग आंकड़े जो 5% है उसके लिए बदल दी। पहला। दूसरा,
अरुण जेटली जी ने संसद में कहा कि नकली नोट की संख्या 0.02% है अगस्त में, जो आंकड़ा आता है 400 करोड़ 1600 करोड़ में। तो उस 400 करोड़ के पर पीछे आपने 16 लाख करोड़ का आंकड़ा बदल दिया। तीसरा, आज क्या हो रहा है और पर्दाफाश हो गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक है कि अपने दोस्तों की मदद करनी थी। एनपीए के डिफॉल्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका आती है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है आपने 1,24,000 करोड़ राइट ऑफ कैसे कर दिया। वो तो छोड़िए, बैंकों में डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, जनता को कतार में लगाया हुआ है। आज खबर आती है एसबीआई ने किंगफिशर का लोन भी माफ कर दिया 1200 करोड़ का। तो हमसे पैसा अंदर और जो काला धन लेके बैठे हैं उनका लोन माफ। तो ये कौन सी काले धन के खिलाफ मुहिम है और कैसी लड़ाई है जो केवल एक आम आदमी के प्रति है और जो बड़े बड़े उद्योगपति लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं है। और आखिरी बात कहता हूं, इससे पहले और कोई अंदर डिबेट के आए, आपने कहा हम काले धन के प्रति मुहिम करेंगे। पैनामा पेपर को आए हुए कितनी देर हो गई? रमन सिंह का नाम आए कितनी देर हो गई? अभिषेक सिंह का नाम आए कितनी देर हो गई? किसको इनका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस गया? किसको इनकम टैक्स का नोटिस गया? तो आपकी लड़ाई केवल हमारा पैसा अंदर करने और विलफुल डिफॉल्टर और पैनामा पेपर को छोड़ने में है। तो आपने अपनी नीयत दिखानी है तो आप उन लोगों को नोटिस इशू कीजिए। मोदी जी ने चुनाव में बोला था 100 दिन में काला धन आएगा, 2.5 साल हो गए, वो 100 दिन नहीं आए। अब कहते हैं बड़े भावुक हो गए, अब 50 दिन में आएगा। तो जनता किस आधार पे विश्वास कर ले? जो 100 दिन 2.5 साल से नहीं आए, वो 50 दिन जो आएंगे वो भी हम देख लेंगे। ठीक, श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए उनको। देखिए रोहित जी, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं सबसे पहले थोड़ा आपके माध्यम से, क्योंकि जी न्यूज़ को बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मुहिम है, ये मुहिम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है। ये मुहिम आतंकवादियों को जो धन मुहैया कराते हैं उनके खिलाफ मुहिम है। जो एक इस देश के अंदर फेक करेंसी का जो रैकेट चलाते हैं, नकली नोटों का कारोबार, उनके खिलाफ मुहिम है। जो हमारे युवाओं को तबाह करती है, जो नशे का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ मुहिम है। और इस मुहिम में जिन्होंने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार से धन संचित किया है, काले धन को बढ़ावा दिया, उनके खिलाफ मुहिम है। क्योंकि ये मुहिम इस देश के गरीब के उत्थान के लिए है, ये गांव के विकास के लिए है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि इस देश को 70 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन गांव में पीने तक का पानी नहीं है। रोहित जी, आप गाँव में जाकर, आप तो गाँव में जाते भी हैं, देखते भी हैं, गांव में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, गांव के अंदर आप बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। तो आपकी तिलमिलाहट, आम आदमी का नाम जरूर ये लोग ले रहे हैं, लेकिन असली जो दर्द है इनको, असली दर्द ये है कि जो 12 लाख करोड़ के स्कैम किए, 70 साल से जो देश को लूटने का काम किया, और जो काले धन का, भ्रष्टाचार का जो धन संचय किया था, वो अब सिर्फ कागजों के टुकड़ों में तब्दील हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी के मित्र को इतना ही कहना चाहता हूं, आप किस कॉमन मैन की बात करें, किस आम आदमी की बात करें? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो रक्षा के उपकरणों में दलाली खाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कोयले में दलाली खाती है, स्पेक्ट्रम में दलाली खाती है, सेना के साथ साथ जो सामान में दलाली खाती है, किसान को लोन दिया जाता है उसमें दलाली खाती है, और जो गरीब को सस्ता राशन दिया जाता है उसमें दलाली खाती है। 10 साल तक आप दलाली खाते रहे और आज आपको कॉमन मैन की याद आ रही है। जब कॉमन मैन के इंटरेस्ट में जब सरकार काम कर रही है, तब आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को और काले धन को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक, आप तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद स्वयं नहीं मालूम है कि उनको करना क्या है, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहे हैं। ठीक है, नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। उनको इस देश की नब्ज नहीं पता। 10 साल तक वो सत्ता में रहे। 10 साल तक क्या किया आपने? जब जनता ने उनसे हिसाब मांगा, हिसाब देने में विफल रहे, जनता ने उनको खारिज कर दिया रोहित जी। और 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। जनता ने हमको भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैंडेट दिया है। ठीक है, तो रोहित जी, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। ये देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रही है। और कौन कौन इस धर्म युद्ध में जनता के साथ खड़ा है और कौन कौन जनता के खिलाफ है, अपने स्वार्थों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो काला धन पॉलिटिकल पार्टियों ने संचय किया उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछेंगे? ठीक, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ खपा दिया इस देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, आज उनके ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक, निखिल मंडल साहब, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने तारीफ की पहले दिन, जिस दिन छोटा सा उत्तर देना चाहता हूं। सर आऊंगा आपके पास भी। मैं एक बार निखिल जी वेलावत साहब से एक कमेंट ले लूं, पहले उनको चर्चा में शामिल कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। निखिल मंडल साहब, नीतीश कुमार ने तारीफ की, पहले ही दिन फैसले की तारीफ कर दी और
पहले वो नेता थे अक्रॉस ऑल पार्टीज जिन्होंने इस फैसले की खुल के तारीफ करने में कोई देर नहीं लगाई। आज आप विपक्ष के साथ हैं इसलिए कि आपका गठबंधन है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ, या आप भी ये मानते हैं कि स्विस बैंक में पैसा जाने की शुरुआत पिछले 2.5 साल में ही हुई है, इसलिए सारी जवाबदेही पिछले 2.5 साल की लोगों की होनी चाहिए, जिनके 10 साल में स्विस बैंक में पैसा जाता भी रहा, उसका कोई हिसाब भी नहीं लिया गया, उसके लिए कोई मैकेनिज्म तक क्रिएट करने की स्थिति नहीं थी आखिरी समय आते आते तक, उन लोगों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। नहीं, देखिए रोहित जी, पहले दिन से, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ, पहले दिन से लेके आज तक हम इस मुद्दे पे केंद्र सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जब भी देश हित में कोई भी बात आई है तो जदयू, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश हित में साथ देते हैं, वहां ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, एक मुद्दे पे हम साथ होते हैं। इस मुद्दे पे भी हम साथ हैं बिल्कुल। अगर ये काले धन के लिए प्रावधान किया गया है तो हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का भी मामला हो तो उसमें भी नीतीश कुमार जी, जेडीयू ने, हम सब ने मिलकर साथ दिया था। लेकिन जो इसमें खामियां रह गई है, कहीं ना कहीं जो एक हैजल फ्री बनाया जाना चाहिए था, जो पीपल फ्रेंडली नहीं है, जो आज लोगों की लंबी लंबी कतार, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग 8-8 घंटे एटीएम में लाइन लगे हुए हैं, बैंक में बेचैनी भरी हुई है, उनको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठता है। उस मुद्दे पे हम लोग कहीं ना कहीं एक विचार रखते हैं कि इसको करने से पहले कहीं ना कहीं एक तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। हम इस मुद्दे पे तो साथ हैं, लेकिन जो परेशानी आम जनता को हो रही है उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये परेशानियों को दूर करने के लिए पहले से उपाय करने चाहिए थे। आप ये कह रहे ऐसी चीज है, आप उन सेक्शन को लेके चल रहे हैं। आप एक ग्रामीण इलाके से, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की मैक्सिमम 70% से लोग हैं। एक किसान जो कि अपने सारे खेत खलिहान को छोड़ के 8 से 10 घंटे अगर वो बैंक में रहेगा, एटीएम की लाइन में रहेगा, वो खेती कैसे करेगा? तो उसका जो नुकसान होगा, उस नुकसान को लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड है? वो किसान अगर फसल नहीं उगा पाएगा तो क्या बीजेपी, क्या केंद्र सरकार, क्या नरेंद्र मोदी जी उसकी भरपाई करेंगे? ठीक है, उन मुद्दों पे एक सवाल उठा रहे हैं कि ये हैजल फ्री होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैसला अच्छा था लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, मैं वापस से श्रीकांत शर्मा से कमेंट दूंगा, उसके पहले विल अवध साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। द इंडिपेंडेंट, उसने लिखा मोदी डज अ लीक ऑन यू टू स्टैंप आउट करप्शन इन इंडिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा द न्यू पॉलिसी टू स्क्रैप इंडिया 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन रूपी नोट्स इज कंसिडर अ रिस्की बट अ बोल्ड एंड डिसिसिव स्टेप। ऐसे ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा द प्लान टॉप सीक्रेट अंटिल मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट was hailed by financial analysts as bold and potentially transformational for India. अगला कहता है IMF supports Modi government's efforts to fight corruption through demonetization. Goldman hails Modi note ban as rupee swings drop most in 6 weeks. सर, जो दुनिया को दिख रहा है वो हमारे यहाँ लोगों को दिख नहीं रहा, या वो हमारे यहाँ लोग अपने फायदे के लिए जानबूझ के देखना नहीं चाह रहे। आप तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी समझते हैं, तो मैं आपका एक कमेंट चाहता हूं इस पर। एक इसके 2 एलिमेंट है, एक डोमेस्टिक एलिमेंट है और एक इंटरनेशनल एलिमेंट है जो अभी तक उसका मूवमेंट करा दिया था। जो डोमेस्टिक में पॉलिटिकल इशू भी है और बाकी जो करप्शन के लिए, वो टेररिस्ट के लिए, वो भी एलिमेंट भी कवर कर दिया था। तो तीसरी बात है जो इंटरनेशनल एलिमेंट है। अभी तक जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, और जब तक मिस्टर ट्रंप वो तो इलेक्ट कर दिया था राष्ट्रपति तो अमेरिकन के लिए, उनकी सारी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट तो काफ़ी झटका आ गया था। और अभी तक मतलब देख लो, रिसेशन भी हो गया था, अभी मंगोलिया भी करा दिया था उन्होंने, डीमोनेटाइजेशन भी करा दिया था, अभी पाकिस्तान भी कर सकते शायद, और चीनी भी करा सकते। इसका मकसद क्या होता है? ग्लोबल रिसेशन में तो इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए ये ऐसे मेजरमेंट कर रहा है इंडिया में, तो उसका काफ़ी फायदा है। एक्चुअली सिंगापुर पेपर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री में नाम दे दिया ली क्वान ऑफ इंडिया। ये इसका मकसद ये, इट्स अ बोल्ड डिसीजन, और काफ़ी कवरेज है, रिफ्लेक्शन अरब मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में फेवरिंग दिस। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में तो काफ़ी जनता नुकसान हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी इंडिया मतलब शक्ति हो रहा है, इकोनॉमी विल बी देयर, कॉर्पोरेशन विल बी मच बेटर इन द इलेक्ट्रॉनिक
deal with the financial market. अब मैं डोमेस्टिक फैक्टर पे भी पूछ लेता हूँ। सर आप मुझे बताएंगे जैन साहब कि डोमेस्टिकली क्या ये हमारे लिए वाकई इतनी बड़ी विकट परिस्थिति है कि हमें इसके लिए शर्मिंदा हो जाना पड़े कि हमने बिना बताए क्यों कर दिया, या ये कैलकुलेटेड स्टेप है जिसमें हमें पता था और हम एक समय हाथ में लेके चल रहे थे कि भाई इतने दिन तो लगेंगे और उसके लिए लोगों को बार बार सरकार आगाह कर रही? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार ने करीब 50 दिन दिए हैं और 50 दिन मैं समझता हूँ बहुत है अपने पैसे को जमा करने के लिए। जिसके पास अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट खुलवा के अपना KYC दे के उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करा सकता है। जो रिस्ट्रिक्टेड मनी जो आज स्पेसिफाइड नोट्स हैं वो जमा करा सकता है। परेशानी सिर्फ उनके लिए है जो बैंक अकाउंट नहीं है या नहीं खुलवाना चाहते। अदरवाइज मैं नहीं समझता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा पैनिक क्रिएट है, बट वो पैनिक धीरे धीरे लोगों में जब अवेयरनेस आएगी तो अपने आप से खत्म हो जाएगा। आपके पास कितने लोग आए अपना काला धन सफेद कराने? नाम ना बताइए, नंबर तो बता ही सकते हैं। नहीं साहब, मैं तो एंटरटेन ही नहीं करता ऐसे लोगों को। फिर भी ऐसी आपके पास कॉल्स तो आ रही होंगी जो आपसे पूछ रहे होंगे कि साहब कॉल्स आती है साहब, कॉल्स आती है। हम कहते हैं कि आप अपना पैसा जो भी है बैंक में जमा कर दो, उस पर जो टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी, वो आप दे देना। क्योंकि जिस समय उन्होंने काला धन जमा किया होगा उस समय मुझे तो नहीं बताया होगा। तो आज वो आके अगर बता रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ आप जमा कराओ, टैक्स दो, सरकार की और देश की भागीदार उसमें डेवलपमेंट में भागीदार बनो। जयवीर शेरगिल, आप कह रहे हैं कि सारे देश के आम आदमियों को सरकार ने चोर करार दे दिया कि जाओ काले धन की लाइन में लग जाओ, जबकि उनके पास काला धन नहीं है। यही लाइन है कांग्रेस पार्टी की? सर सही कह रहा हूं मैं? देख रोहित जी बड़े जोशो फिरोज। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर, बीजेपी के कांग्रेस पार्टी की लाइन यही है ना सर? उस पे भी आ रहा हूं, लाइन ही बता रहा हूं। हाँ, मेरा सर उसके साथ एक सवाल है। लाइन ही बता अगर लाइन यही है सर, तो आम आदमी पार्टी जो लाइन में खड़ा है वो तो नहीं कह रहा कि मुझे चोर जैसा फील हो रहा है। सारे नेता जरूर कह रहे हैं ये बात कि आम आदमी को चोर बना दिया। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है असल में? बिल्कुल कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई जा रही। और जिस उत्साह और जोशो फिरोज से मेरे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं, शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है या वो जान के भूलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोला गया था, एग्जैक्ट लाइन बता देता हूं, करेंसी बदलने का निर्णय एक गरीब और आम आदमी को तबाह कर देगा। 2014 में ये धर्म युद्ध लड़ रहे थे और लोगों को अपनी आर्थिक सूझबूझ से गुमराह कर रहे थे कि आज हृदय परिवर्तन हो गया है और आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो ये जनता को बताएं, जब श्री मनमोहन सिंह जी ने 2005 से पहले के नोट विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया गया था और 3 लाख करोड़ की करेंसी बिना किसी लाइन में लगे बदली गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले यह साफ करे, उनका जो गरीब आदमी के लिए 2014 में दिल धड़कता था वो आज उद्योगपति के लिए धड़क रहा है जिसके लोन माफी हो रही है। तो ये साफ कर दे, पहला। दूसरा, आपको भी बताना पड़ेगा ना सर, धर्म युद्ध की पहले आप 2 साल पहले आप करेंसी बदलने के पक्षधर थे, सरकार में रहते हुए बदलवा रहे थे, आप खुद कह रहे हैं, और आज आपको वो करेंसी बदलना बुरा लग रहा है। सो आर यू बोथ गेटिंग वाइजर विद द टाइम या फिर क्या? क्योंकि रोहित जी वो करेंसी बदली गई, बेझिझक बदली गई, बिना किसी का नुकसान। किसी मां ने अपना बच्चा नहीं गंवाया, किसी महाराष्ट्र के अस्पताल ने किसी बच्चे को ट्रीटमेंट करने से नहीं मना किया, जाओ हम करेंसी नहीं लेंगे। और आज कहा जा रहा है पैनिक हो रहा है। उस मां से जाके पूछो जिसके बच्चे की मौत हो गई क्योंकि बैंक हॉस्पिटल 500 का नोट नहीं ले रहा था, और वो बताएगी क्या पैनिक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। पहला। दूसरा, उस महिला से जिसके धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, आंकड़े बता देता हूं अपने बीजेपी के मित्र को। 1,38,000 बैंक की ब्रांचेस हैं, जिसमें से केवल 33% टियर 1 टियर 2 सिटीज में हैं। 2 लाख एटीएम है, सिर्फ 1,25,000 चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जो एरिया है, गांव है, वहां 20-20 किलोमीटर दूर एटीएम है और लोग 2-2 दिन चल के जा रहे हैं, पैसा फिर नहीं मिल रहा। वो किसान जो बीज खरीदने के पैसे नहीं है और फसल बिक नहीं रही, उसको जाके जवाब दे दे आप कौन सा धर्म युद्ध लड़ रहे हो, क्योंकि वो पूछेगा आपसे, क्योंकि आप धर्म युद्ध तो लड़ रहे हो। आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, जिसका एड्रेस तक है उस पैनामा पेपर में, उसकी तरफ एक आज तक कुछ उंगली उठाने की आपके पास हिम्मत नहीं है। पहले अपने घर की लड़ाई लड़ो, घर में अपना काला धन खत्म करो, फिर एक आम आदमी को तकलीफ देना। ठीक है, ये पूछ रहा है आम आदमी इनसे। और तीसरा, श्रीकांत शर्मा, और तीसरा, और मैं ये पूछता हूं, थोड़ा आगे के लिए रख लीजिए जयवीर, वापस आऊंगा ब्रेक के बाद, थोड़ा आगे के लिए बचा लीजिए। श्रीकांत शर्मा, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा जो सवाल इन्होंने उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत जगह से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बनारस में लोग कह रहे हैं जब स्याही की बात आई तो कतार छोटी हो गई,
दिल्ली नोएडा में लोग कह रहे हैं जब स्याही लगने की बात आई तो कतार छोटी हो गई। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने एक बड़े बदलाव की दिशा में उसे सफल बनाने के लिए, लोगों की परेशानी को कम करने के लिए क्या किया? सिर्फ इतना कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई।